जिसका वास्तविक नाम सुखपाल था, नौसा शाह जिसको हमने कहा था। और उसके बाद में फिर ये दोनों दाऊद और नौसा शाह मिल जाते हैं, महमूद गजनबी फिर आता है और उनको फिर से यहाँ पर हराता है। तो यहाँ तक ये चीजें बच्चे मैंने आपको कल बताई थी। अब इससे आगे आपको बताना था, मैं ये कल बता चुकी हूँ कि मुल्तान पर जो आक्रमण हुआ था वो 1004-5 में हुआ था और मुल्तान से इसको इतना सोना मिला था बच्चे, इतना सोना मिला था कि इसने उसे सोने की नगरी कह दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे के आक्रमण। और साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जब ये भारत में आया है ना, जब ये भारत में आया है तो आपको मैंने बताया कि उस समय पर कहां-कहां पर कौन-कौन से राजा थे और इसकी एंट्री के बाद फिर वो राजा चेंज भी हुए हैं। तो जब ये आया था आक्रमण के समय, उस समय किस-किस का शासन था, ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है। ठीक है, अब मुझे प्यारे बच्चे कहां से बात करनी है, तो अब मुझे बात करनी है इसके अगले अटैक से। और मैंने ये भी आपको बताया कि महमूद गजनबी जब भारत में आया है तो वो किस उद्देश्य के साथ आया है, उसका उद्देश्य क्या है, और आपको ये भी बताया कि इसने भारत पर पूरा 17 बार अटैक किए। 1001 में इसका क्या हुआ था, तो बेटा 1001 में मैम इसका सफल आक्रमण हुआ था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए, अब यहाँ पे एक थी ये कि ये प्रॉब्लम थी कि जैसे कल आपने मैम बताया था सुबुक्तगीन को लेकर, है ना, पहले मैं वो भी डिस्कस कर देती हूँ। सुबुक्तगीन को लेकर आपने बताया था कि सुबुक्तगीन ने भी आक्रमण किया था और जो है जयपाल को पराजित किया था। मैंने आपको यही बताया था और कल आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि नहीं मैम ये चीज नहीं है, बल्कि सुबुक्तगीन जो है वो हरा नहीं पाया था बल्कि असफल हो गया था। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं प्यारे बच्चे कि आपको अगर यहाँ पे मैं कहूं तो बहुत सारी किताबों में सुबुक्तगीन का जो आक्रमण है और बहुत सारी साइट्स पर भी बेटा जी सफल आक्रमण दिखा रखा है और बोला गया है कि जो जयपाल है जयपाल को सुबुक्तगीन ने पराजित कर दिया था। ठीक है, ये आपका मैंने चेक किया, क्रॉस चेक किया, क्या आप लोगों ने चेक किया था? और ये इसका मैं आप कहोगे तो कल की क्लास में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी जिस बुक में लिखा हुआ है, साइट्स भी मैं आपको बता दूंगी किसके साइट्स पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि हम क्या माने। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि एक बार मैं इस चीज को लेकर जो है डिस्कस कर लूंगी हिस्ट्री के जो दूसरे टीचर्स हैं इंस्टीट्यूट के अंदर कि भाई वो इस बारे में या इस विषय में क्या कहते हैं या और कोई ऑथेंटिक बुक है जिसमें इस चीज को क्लियर किया गया हो, तो मैं वहां से आपको देकर बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे शिखा का मैसेज आ चुका है कि मैम आपने सही बताया है, यही दिखा रहा था गूगल पे सर्च करने में। ये नहीं कह रही कि आप गूगल पे अंधविश्वास कर लो, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ, है ना। तो बात ये है कि ये कई बुक्स में भी ये लाइन लिखी हुई है, केवल गूगल की बात नहीं कर रही हूं मैं, क्योंकि गूगल पे तो मैं भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन बात ये है कि कुछ बुक्स ऐसी हैं मेरे पास, उसमें भी ये चीज दे रखी है कि इसने जयपाल को हराया था और 1000 में जो असफल आक्रमण हुआ था वो महमूद गजनबी का हुआ था, फिर 1001 में उसका भी सफल आक्रमण हुआ था। ठीक है, बाकी फिर भी मैं बेटा आपको कहती हूँ, रमेश कह रहे हैं हाँ मैम पराजित तो कर दिया था लेकिन असफल माना जाता है। बेटा जब पराजित कर दिया था तो असफल मानने की फिर बात ही नहीं बनती है। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे फिर भी मैं ये बोलूंगी कि मैं इस चीज को और भी क्रॉस चेक करूंगी, ठीक है, और एक बार और डिस्कस कर लूंगी और उसके बाद अगर हुआ तो कल की क्लास में अभी बेटा मैं यही लिखवाऊंगी कि भाई इसने पराजित किया था जयपाल को। ठीक है, इसने पराजित किया था, सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था 986 एडी में। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। अगर मैं आपसे आगे बात करती हूँ यहाँ पर, तो आपका आज का आक्रमण जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो मैं आपको पढ़ाऊंगी जो आक्रमण इसने किया था 1008 में। ठीक है, 1008 में इसने आक्रमण किया था, हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे जो कि इसका एक छठा अभियान था। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। 1008 की हम यहाँ पे बात करते हैं और 1008 में जो इसने आक्रमण किया है, एक तो इसने किया है पंजाब पर, और पंजाब पर ये इसका दूसरा आक्रमण था, और इसने एक आक्रमण और किया है जो 1008 में ही किया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बेटा सोमनाथ टेम्पल के बारे में भी पढ़ूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी सोमनाथ टेम्पल के बारे में भी, लेकिन पहले बाकी आक्रमण तो देखो महमूद ने 1008 में छठा अभियान हिंदू शाही शासक आनंदपाल के विरुद्ध किया था। और आप जानते हैं कि आनंदपाल किसका उत्तराधिकारी था, तो आपने कहा कि मैम जो आनंदपाल है, आनंदपाल जयपाल का जो है उत्तराधिकारी था, मैंने कल आपको ये बताया था। तो हिंदू शाही शासक आनंदपाल के विरुद्ध इसने क्या किया, पंजाब पर दूसरी बार आक्रमण किया, जिसमें पंजाब के शासक आनंदपाल को इसने छाछ के युद्ध में, छाछ समझते हो मैम, जिसे मट्ठा भी कहते हैं, छाछ भी कहते हैं, मट्ठा भी कहते हैं,
तो छाछ के युद्ध में कहां पर? वेहंद के मैदान में, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि काबुल और पंजाब की जो राजधानी थी वो वेहंद थी। तो वेहंद के मैदान में आनंदपाल और महमूद गजनबी के बीच में छाछ का युद्ध होता है और इस युद्ध में आनंदपाल की हार हो जाती है और ये महमूद गजनबी के द्वारा पंजाब पर किया गया दूसरा आक्रमण था। ये आपको ध्यान रखना है। मैम इनको हिंदूशाही, क्योंकि यहाँ पर हिंदू शासकों का शासन था इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो इसने कब किया? 1008 में अपना छठा अभियान इसने किया है। और बेटा जी 1008 में ही इसने एक जगह अभियान और किया है, नगरकोट में ब्रजेश्वरी मंदिर में। ध्यान से लिखिएगा, यही लिख देती हूँ। 1008 में एक और आक्रमण ये करता है नगरकोट में, और बेटा जी किसका मंदिर था? तो ब्रजेश्वरी मंदिर। ब्रजेश्वरी मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा पता है जो मूर्ति तोड़ने का इसने जो काम शुरू किया वो क्यों किया? क्योंकि इस मंदिर से इसको मूर्ति के नीचे बहुत सारे जो है सिक्के मिले, गोल्ड कॉइन्स मिले, मतलब मूर्तियों के नीचे भी इसको धन मिला। तो जब इसने ब्रजेश्वरी मंदिर को जब लूटा तो इसने मूर्तियों को तोड़वाया और इसने देखा कि मूर्तियों के नीचे भी धन है। तो इसके बाद इसने केवल मंदिरों को तोड़ा नहीं बल्कि मूर्तियों को भी तोड़ दिया। ये यहां पे आपको ध्यान रखना है। 1008 में इसने पंजाब पर भी किया है और 1008 में इसमें नगरकोट पे भी किया है, जो कि ब्रजेश्वरी मंदिर पर इसने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आप यहाँ पे बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसने उसके बाद में जो किया है 1009 ईस्वी में 7वां आक्रमण किया था और ये किया था नारायणपुर अलवर पर। कहाँ किया था बेटा जी? आप कहोगे मैम नारायणपुर अलवर पर इसने किया था। नारायणपुर अलवर पर इसने किया था, मतलब कहां पर किया है? राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे चल सकते हैं। अब 1009 में करने के बाद में अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि कौन सा आक्रमण इसका दे रखा है 1009 के बाद में। एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो एक आक्रमण यहाँ पे आपका दे रखा है 1009 में। तो 1009 के बाद कौन कौन से आक्रमण हुए पहले वो लिख लो। जैसे 1014 में बेटा इसने किया था थानेश्वर हरियाणा में। थानेश्वर हरियाणा ये इसका 1014 में था। ठीक है, कहां पर? आप कहोगे थानेश्वर हरियाणा में। उसके बाद बेटा इसने 1018 में किया है मथुरा पर और इसके साथ साथ कन्नौज पर। इन दो जगह पर इसने किया है, 1018 में मथुरा पर भी और बेटा जी कन्नौज पर भी। फिर उसके बाद में देखिएगा, अब हम बात करेंगे आपका 1021-22 की। 1021 और 22 की ये इसने कहां पर किया है? विद्याधर के खिलाफ। जो कौन है? एक चंदेल शासक है। विद्याधर कौन है? तो आप कहोगे कि मैम ये एक चंदेल शासक है। इसके खिलाफ इसने आक्रमण किया। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं यहां पर कि जब इसने यहां पर आक्रमण किया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कन्नौज है, कन्नौज में मैंने आपको बताया था किसका शासन है, जरा बताना जल्दी से बेटा। बिल्कुल लिखने हैं, बिल्कुल लिखने हैं। मुझे ये बताइए कि इसने जो मथुरा है, मथुरा पे किया, लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि इसने कन्नौज पर भी आक्रमण किया था। तो मुझे ये बताओ कि कन्नौज पर जब इसने आक्रमण किया था तो उस समय भारत में कन्नौज का राजा कौन था? तो आपको मैंने कल बताया है, इस प्रश्न का उत्तर इसलिए आप दोगे। चंदेल शासक के विरुद्ध तो इसने किया 1021-22 में। और चंदेल शासक विद्याधर जो है वो शांत बैठा हुआ नहीं था, उसने भी इसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। कब से? बहुत बढ़िया मैम, राज्यपाल था। तो जब यहाँ पे इसने आक्रमण किया तो कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल। और ये कहा जाता है कि ये जो राज्यपाल नाम का शासक था ये तो इसके आने से पहले ही भाग गया था। इसने इससे लड़ाई ही नहीं लड़ी थी, इसके आने से पहले ही ये कन्नौज छोड़कर भाग गया था। और आपका जो महमूद गजनबी जो आगे बढ़ रहा था, इस चीज की जिम्मेदारी जो चंदेल शासक हैं विद्याधर जी, उन्होंने कहा कि ये सब राज्यपाल की वजह से हो रहा है। उसने बिना युद्ध लड़े ही वो वहां से भाग गया। तो विद्याधर जी प्यारे बच्चे पता है क्या करते हैं? इस कन्नौज के शासक राज्यपाल ने जब ऐसा किया तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं और साथ साथ देखो क्या लिखा है। विद्याधर ने 1019-20 में महमूद के विरुद्ध चंदेल शासक विद्याधर ने राजाओं का एक संघ बनाया था जिसमें कन्नौज का प्रतिहार त्रिलोचनपाल और हिंदूशाही त्रिलोचनपाल था। अब ये वाला जो त्रिलोचनपाल है ये किसका उत्तराधिकारी है? मैम ये आनंद का उत्तराधिकारी है। और क्योंकि कन्नौज का जो शासक था राज्यपाल वो तो कन्नौज छोड़ के ही भाग गया था, तो वहां पर फिर उसके बाद कौन आ गया? त्रिलोचनपाल, उसका भी नाम त्रिलोचनपाल था। तो इन तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया कि हम राज्यपाल की तरह नहीं करेंगे, हम गौरी का सामना करेंगे।
सॉरी महमूद गजनबी का सामना करेंगे, आई एम सॉरी, हम महमूद गजनबी का सामना करेंगे। इसने पूरी तैयारी कर ली थी। अब जब ये बात महमूद गजनबी को पता चली तो महमूद गजनबी ने वार्न किया विद्याधर को कि मेरे आने से पहले तुम भाग जाना। तो विद्याधर ने कहा कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं यहीं रहूंगा, युद्ध होगा। तो विद्याधर कहा जाता है कि इसके सामने झुके नहीं थे। लेकिन आपको यह भी बता दूं यहां पर कि इन दोनों के बीच में एंड में जाकर जब देखा कि विद्याधर जो है उन्होंने किलेबंदी करवा रखी थी अपने राज्य के बाहर, अब ये लगातार अटैक करता रहा, तो विद्याधर को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि ये ऐसे जाने वाला नहीं है। तो कहा जाता है कि विद्याधर और महमूद गजनबी के बीच में संधि भी हुई है, समझौता हुआ, और कहा जाता है कि विद्याधर ने बहुत सारी जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो भी महमूद गजनबी को दी थी समझौते के तहत, क्योंकि महमूद गजनबी के समय मैंने आपको बताया था क्या हुआ, रेप बहुत बड़ी मात्रा में होता था, सुंदर लड़कियों को कब्जे में करते थे ये लोग। तो ये यहाँ पे कहने को मिलता है। तो आपका एक ये वाला जो राजा जो यहाँ पे देखो इसने ग्रुप बनाया, ग्रुप इसने कब बनाया था 1019-20 में, और फिर इस पे अटैक कब कर दिया गया, तो मैम आपने अभी बताया कि इस पे अटैक किया गया था 1021-22 में विद्याधर पे अटैक किया, लेकिन विद्याधर को नहीं हरा पाया क्योंकि इन दोनों के बीच में समझौता हो गया था। ठीक है, ये आपका समझौता हो गया था, बिल्कुल हाथी भी गिफ्ट में किए थे, बिल्कुल किए थे आयुष, समझौता कर लिया था विद्याधर ने महमूद गजनबी के साथ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ तो देखो अब यहाँ पे इसका एक आक्रमण और सुनो। देखो जैसे आप कहोगे कि मैम क्या ये कभी हारा नहीं था, हारा था बेटा। 1024 लिखो जरा, 1024 में इसने कहां पर अटैक किया था, तो बेटा जी यहाँ पर अजमेर के चौहानों पर कर दिया था इसने, अजमेर के चौहान। और जिस समय इसने यहाँ पर अटैक किया था उस समय यहाँ पर शासक कौन कौन था, तो आप कहोगे कि मैम एक तो गोविंदराज सेकंड थे, गोविंदराज सेकंड थे, और इनके साथ में दूसरे लिखेगा और राजा वीर थे, और राजा वीर। कहा जाता है कि इन दोनों ने महमूद गजनबी को हराया, लिख लीजिएगा इन दोनों ने महमूद गजनबी को हराया, महमूद गजनबी को हराया। और कहा कि इतना मारा इसको, इतना मारा कि इसको अधमरा कर दिया था, इन्होंने हराया था इसको। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? अगर आ रही है तो जल्दी से। तो इसकी हार कहां पर हुई थी, अजमेर के चौहानों ने इसे जो है हरा दिया था। अब 1024 में इसने अटैक कर दिया, तो अब आपको पता है कि सबसे फेमस अटैक जो इसका था वो कहां था, सोमनाथ मंदिर पर था। तो बेटा जी अब ये कहां पर अटैक करेगा, 1025 में मैम ये सोमनाथ मंदिर पर अटैक करेगा। सोमनाथ मंदिर बेटा ये कहां पड़ता है, तो आप कहोगे गुजरात में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और बेटा जब इसने आक्रमण किया है तो यहां पर शासक कौन था गुजरात में, तो यहां पर शासक है भीम प्रथम। और ये आपका इसका कौन सा आक्रमण था, 16वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था, तो आप कहोगे कि मैम ये इसका 16 नंबर का 16वां आक्रमण है। और इसने यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लूटपाट करी, और हिंदू आस्था को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाने वाला अगर कोई भी आक्रमण था तो वो यही आक्रमण था। तबाही मचा दी थी इसने यहां पर, और बहुत बड़ी मात्रा में इसको यहां से धन प्राप्त हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे देखो यहाँ पे पीडीएफ में भी लिखा हुआ है कि सोमनाथ के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था, जो मैंने आपको लिखवा दिया। सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण से महमूद को इतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी अन्य सभी अभियानों से नहीं हुई थी। और ये 16वां आक्रमण इसका जो है ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा लूट इसने यहीं पे की थी, और हिंदू आस्था को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा था वो इसी आक्रमण के द्वारा पहुंचा था। नहीं बेटा ये लास्ट नहीं है, लास्ट ये करेगा 1027 में, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूं।
ठीक है, तो ये कौन सा अटैक था इसका? 16वां अटैक था। और ये किस मंदिर पर था? तो आप कहोगे मैम सोमनाथ मंदिर पर इसने अटैक किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चे। और आगे अब मैं यहाँ पर आपको लेकर चलती हूँ और आगे आपको यहाँ पे कुछ बातें बताती हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि आपका सिंध के जाटों, ठीक है, इसका अंतिम जो अभियान था वो सिंध के जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में महमूद ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। तो बेटा शुरू कब किए थे? 1001 में। और कब तक किए आक्रमण? 1027 तक। तो आप कहोगे मैम ये तो 27 हो गया, ये तो 27 हो गया। लेकिन बेटा 27 नहीं, क्योंकि हर साल आक्रमण थोड़ी किया है इसने, गैप दे देकर आक्रमण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा जी इसका जो अंतिम आक्रमण है वो किस पर था? सिंध के जाटों के विरुद्ध था। और इसने यह आक्रमण 1027 में किया और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1030 में किसकी मृत्यु हो गई? तो महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। हाँ, भीम चालुक्य वंश का था, बिल्कुल आप लिख सकते हो। मैंने अगर वंश नहीं लिखा है तो मैं लिख देती हूं कि जो भीम प्रथम था यह आपका चालुक्य वंश का था। चालुक्य वंश कह लो या सोलंकी वंश कह लो, बात एक ही है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? आगे आइए। आगे बेटा अगर मैं बात करती हूं तो देखो महमूद गजनबी के दरबारियों के बारे में बात करेंगे कि महमूद गजनबी के दरबार में एक तो अलबरूनी था, एक आपका बेहाकी था, एक आपका उतवी था और एक फिरदौसी और एक उनसारी। जिनमें से आपको इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों मैम? क्योंकि इन चारों से क्वेश्चंस आते हैं। अलबरूनी से क्वेश्चन आता है, बेहाकी, उतबी, फिरदौसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इसके दरबार से संबंधित थे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बच्चे बात करूंगी सबसे पहले तो मैं बात करूंगी अलबरूनी से। देखिएगा अलबरूनी, बेटा अलबरूनी की जब बात करते हैं तो अलबरूनी कहां से आया था? तो अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान, कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं पिन्नू जी, कौन सी बुक आपने पढ़ ली है जिसमें सोमनाथ मंदिर पर लास्ट आक्रमण है? नहीं बेटा, मेरी बिल्कुल भी तबीयत खराब नहीं है। और पिन्नू जी मैं आपको बता दूं बेटा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लास्ट आक्रमण जो है वो आपका जाटों के विरुद्ध है। ठीक है, सिंध में जो जाट थे उनके विरुद्ध है। ठीक है, आगे आ जाइए। तो आपका अलबरूनी कहां से आया था? तो मैम उज्बेकिस्तान से आया था। कहां से रिलेशन था इसका? उज्बेकिस्तान से था बेटा। और इस अलबरूनी की जब मैं आपसे बात करूंगी तो अलबरूनी ने अरबी भाषा में एक बुक लिखी है जिसका नाम है किताब उल हिंद। यहाँ पे किताब उल हिंद लिखी है ना, तो आपको अगर ऐसे भी लिखा मिले कि किताब उल हिंद, अगर ये भी आपको लिखा मिले तो ये भी गलत नहीं है। तो ये किताब उल हिंद इसने किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है। और ये प्यारे बच्चे उस समय का तत्कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पुस्तक 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहलाती है। 11th सेंचुरी का भारत का दर्पण क्या कहलाती है? आप कहोगे कि मैम अलबरूनी की बुक किताब उल हिंद 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहलाती है। प्यारे बच्चे नेक्स्ट देखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था और इसने केवल पुराणों का अध्ययन नहीं किया था, पुराणों के साथ साथ जो इसने स्टडी की थी बेटा जी, इसने आपकी गीता को भी स्टडी किया था और इसने संस्कृत भाषा को भी सीखा था। संस्कृत भाषा को भी इसने क्या किया था? सीखा था। तो ऐसा करने वाला ये आपका प्रथम मुस्लिम था, आप ध्यान रखेंगे। तो इसने आपका किस किस को पढ़ा? पुराणों को पढ़ा, गीता को पढ़ा और कहा जाता है कि संस्कृत भाषा को सीखा। और ऐसा करने वाला अलबरूनी बच्चों आपका पहला मुस्लिम था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मेरी आवाज बेटा इसलिए भारी आ रही है क्योंकि मेरे गले में दिक्कत हो गई है ना, लगातार बोलने की वजह से। अगर मैं आपको, जैसे आपकी क्लास होगी अभी 1:30 बजे तक होगी, ठीक है, उसके बाद में मेरी क्लास 4 बजे से लेकर और 10 बजे तक कंटिन्यू चलती है। 4 से 10 कंटिन्यू चलती है विदाउट गैप। तो जब लगातार बोलते हैं ना तो उसकी वजह से गले में दिक्कत हो जाती है, इसलिए आपको मेरी आवाज भारी लग रही है। वैसे तो मैं सुबह सुबह गर्म पानी हमेशा यूज करती हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ज्यादा बोलने की वजह से दिक्कत आ रही हो और आपको मेरी आवाज भारी लग रही हो। क्योंकि आज मेरी मम्मी को भी फोन पे ऐसा ही लगा कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। तबीयत खराब होती तो मैं कैसे पढ़ाती आपको बताओ। और एक बार बताऊं, अगर तबीयत खराब होती भी ना तो आप लोगों को देख के ठीक हो जाती है। मुझे कितनी भी टेंशन हो, आप लोगों की क्लास जब मैं लेती हूँ या बच्चे जब मेरे सामने आते हैं क्लास लेने के लिए, तो पूरी टेंशन, पूरी बीमारी सब दूर चली जाती है, अगर बीमारी इस हद तक ना बढ़े कि मुझे बेड को पकड़ना पड़े।
अगर बेड पकड़ वाली बीमारी हो गई तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन थोड़ी बहुत अगर दिक्कत होती भी है तो आप लोगों को देख के वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका कौन था? अलबरूनी ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम था। लिख लीजिएगा। और इसकी बुक को क्या कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहलाती है। ठीक है, आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं बच्चों। चलो, अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो देखिएगा, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूंगी तो देखिए यहां पर लिखा है फिरदौसी। फिरदौसी ने एक बुक लिखी है बेटा जी, शाहनामा। और इस शाहनामा की रचना की है, जिसे फिरदौसी को क्या कहा जाता है? पूरब का होमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरब का होमर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रचना की फिरदौसी को पूरब का होमर कहते हैं। और इसकी ये जो बुक है शाहनामा, इसे बेटा ईरान का महाकाव्य कहते हैं। ईरान का महाकाव्य इसको कहा जाता है। किसको? तो आप कहोगे शाहनामा को। ईरान का महाकाव्य कहा जाता है, एपिक ऑफ ईरान। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको बेटा जी? एपिक ऑफ ईरान। ये किसने लिखी है? तो मैम ये फिरदौसी ने लिखी है। और फिरदौसी को क्या कहते हैं? पूरब का होमर कहते हैं। और जो शाहनामा बुक है बेटा जी, वो ईरान का महाकाव्य है, एपिक ऑफ ईरान है। अगर मैं आपसे बात करूंगी तो अगला क्या पढ़ा था हमने? उत्वी। उत्बी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट बच्चे? तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। उत्बी की अगर मैं आपसे बात करती हूं तो उत्बी ने तारीख ए यामिनी की रचना की है। ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, ये तारीख ए यामिनी। इसे किताब उल यामिनी भी कहा जाता है। और यह अरबी में लिखी गई है। तो किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, और बेटा जी आपका किसने लिखी है? और इसका नाम एक तारीख है यामिनी, या फिर इसे किताब उल यामिनी भी कहा जाता है। जैसे किताबुल लिखा है ना, तो अगर ऐसे भी लिखा मिले तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, किताब उल यामिनी। तो किताब तारीख है यामिनी का हो या फिर किताब उल यामिनी का हो, एक ही बात है। इसको लिखने वाला कौन है? उत्बी है। और किस भाषा में लिखी गई है? तो आप कहोगे कि मैम ये लिखी गई है आपकी अरबी भाषा में। और एक है बेटा जी आपका बेहाकी, इसने लिखी है तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन लिखने वाला कौन है? आपका बेहाकी। तो ये आपका पूरा ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए और इतनी सारी एडवाइस देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक लिस्टिंग आपको बनाकर दे दी है। किसकी है? कि अगर अभी जैसे कुछ बच्चे होंगे कि ये तो कुछ ही आक्रमण आपने बताए हैं, हमें सारे जानने हैं, तो ये पूरे के पूरे जो 17 अटैक इसने किए हैं उनकी लिस्टिंग है, आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। और आज मैं अब आपको क्या पढ़ाऊंगी बेटा? अब मैं आपका यहाँ पे पढ़ाऊंगी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। हाँ बेटा सुमित, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आपने शायद नोटिस नहीं किया सुमित कि मैंने देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। बेटा इतना नहीं रटना चाहिए चीजों को कि आप बात ही ना समझ पाओ। जाटों, और बीच में क्या लिखा है? खोखरो लिखा है ना, लिखा है ना बच्चे? तो देखो तो इसको कि लिखा है। अब आप किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने के बाद यहीं से आपका शुरू होगा दिल्ली सल्तनत। अच्छा, शौर्य कह रहे हैं कि मैम नहीं, हम 17 नहीं पढ़ेंगे, हम केवल उतना पढ़ेंगे जितना आपने पढ़ाया है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो महमूद गजनबी आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब प्यारे बच्चे हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे आपका जो है दिल्ली सल्तनत के की शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे होगी, ये सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो पहले आप पढ़ोगे मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ बच्चे, तो जो शिहाबुद्दीन है वो किसका नाम है? मोहम्मद गौरी का नाम है। पहले तो आप इतना जानो कि इसका नाम शिहाबुद्दीन है। मोहम्मद गौरी कहां से आया, कैसे आया, मैम सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक क्रम के साथ। आप सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन आप तक जाएगी कि ये किस वंश का था, कहाँ का था। ठीक है, महमूद गजनबी कहाँ चला गया, या गजनी वंश कहाँ चला गया, और ये शमशनी वंश कैसे आ गया, मोहम्मद गौरी कैसे आ गया, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि मैम
जो मोहम्मद गौरी है, जिसे शिहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है, ये आपका किस से संबंधित है? गौरी साम्राज्य। और जो गौरी साम्राज्य था, इसका केंद्र था उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान के अंदर आपका एक साम्राज्य पड़ता है जिसका नाम है गौर साम्राज्य। और गौर साम्राज्य की जब मैं बात करूंगी तो मोहम्मद गौरी को आप जानते होंगे कि ये इस्लाम धर्म से संबंधित था। तो क्या गौर साम्राज्य में इस्लाम धर्म के लोग रहते थे? क्या गौर साम्राज्य में जो हैं वो आपके यहाँ पर जो लोग रहते थे, क्या वो सारे के सारे इस्लाम धर्म के लोग थे? तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे, आप मेरी यहाँ पर बात सुनेंगे कि जो मोहम्मद गौरी है, इसका एक साम्राज्य है गौर साम्राज्य, और इसका संबंध उसी से है। और ये साम्राज्य उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में पड़ता है, उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान। और बेटा जी अगर मैं बात करती हूँ तो इनका जो वंश है वो है शम्स-बनी वंश। कौन सा वंश है? शम्स-बनी वंश। प्यारे बच्चे ये आपको ध्यान रखना है, ये एम होगा, शम्स-बनी वंश है। और गौर वंश में पहले कौन थे? गौर वंश में पहले बौद्ध थे। पहले यहाँ पर इस्लाम धर्म नहीं था, पहले यहाँ पर गौर, यहाँ पे जो आपका ये वाला जो क्षेत्र जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे पहले बौद्ध लोग रहते थे, बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। यानी गौर प्रदेश जो है पहले यहाँ पर वो इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो फिर ये यहाँ पर इस्लाम धर्म का कैसे कन्वर्जन हुआ? तो ये कहा जाता है कि महमूद गजनबी ने इस क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था और यहाँ के लोगों को कन्वर्ट कर दिया था इस्लाम में, क्योंकि महमूद गजनबी उस समय शक्तिशाली है और ये गौड़ प्रदेश तो इतना शक्तिशाली है नहीं। लेकिन कहते हैं कि एक समय बाद हमारा भी टाइम आएगा। जैसे आपके साथ कोई कोई बात करता है, आपकी किसी कई बार ऐसी बात कर देता है कि आपके मन पे लग जाती है। जैसे मान लो हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हमने भी की है, तो जब लोग ये बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होने वाला, इतना इतना टाइम हो गया है, क्या करोगे, कुछ नहीं करने वाले जीवन में, कुछ काम वाम कर लो अब, ऐसे लोग बोलते हैं। और जैसी शक्ल जैसे एक्सप्रेशन मैंने दिए है ना, ऐसे ही एक्सप्रेशंस होते हैं। और जब बेटा कोई ये चीज बोलता है ना, तो वो सीधा दिल पर अटैक करती है और लगता है कि नहीं अब तो मुझे करके दिखाना है, और मुझे पता है कि आप सब करके दिखाओगे, आप सब करके दिखाओगे। तो यहां पर जो महमूद गजनबी है वो उस समय पावरफुल था, तो उसने गौड़ प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। अब इन लोगों ने भी तो बदला लेने का सोचा होगा, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि ठीक है अब मुझे करके ही दिखाना है। जैसे हम अपने अंदर ही एक चैलेंज ले लेते हैं कि नहीं अब मुझे करके ही दिखाना है और मैं करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी। ठीक है, तो ये कौन हुआ करते थे? शिया बौद्ध हुआ करते थे। मतलब यहाँ पहले इस्लाम धर्म नहीं था। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे जब महमूद गजनबी ने किया तो फिर इन लोगों ने कन्वर्ट हो गए थे। और देखिए फिर यहाँ पर महमूद गजनबी, जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो महमूद गजनबी की मृत्यु कब हो गई? अभी आपने पढ़ा कि मैम 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। बच्चा कह रहा है दिल टूट जाता है। दिल नहीं टूटा बेटा, दिल दिमाग सब काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है। आप ध्यान रखिएगा कि जॉब का जो पेन होता है, उस जॉब के पेन को केवल और केवल कौन समझ सकता है? तो केवल वो समझ सकता है जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है और उसने इस दर्द को झेला है। क्योंकि बेटा आपका जो सफर होता है ना, उस सफर में बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं। आप सो रहे हो, जग रहे हो, खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, ठीक है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई आपसे नहीं पूछता। केवल क्या पूछते हैं? आपका रिजल्ट। ठीक है, आपका रिजल्ट केवल पूछते हैं। और ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूं, कैसे मुझे महसूस हो सकती है, क्योंकि मैंने भी इस फेज को देखा है अपनी लाइफ में। तो कामयाबी की ही लोग आपसे बात करेंगे, आपके स्ट्रगल की कभी कोई बात नहीं करेगा। आपको कितनी भी नॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास एक पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, पैसा नहीं है, तो बेटा आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और एक टाइम ऐसा आता है, एक बस माँ तो होती है, एक माँ तो होती है जो बाहर से आपको बोल देगी कि पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपके लिए बहुत कुछ चीजें फील कर रही होती है। बाकी कोई भी इस पेन को मतलब फील नहीं कर पाता। इस पेन को फील करने के लिए हमें बहुत सारे चीजें जो है इग्नोर करनी पड़ती हैं। बिल्कुल बोलते होंगे कंपटीशन की तैयारी मत करो, कुछ और कर लो, ये कर लो, लेकिन मैं आपसे बोल रही हूं कि आप करो, आप लगे रहो और आप जरूर करोगे। आप जरूर करोगे। ये सब जो निकल कर आ रहे हैं ना, आपके दुख निकल कर आ रहे हैं। मैं जानती हूं ये दुख हर बच्चे के जीवन में आता है। और बेटा अगर आपका सिलेक्शन होगा ना, आपसे कुछ नहीं मांग रही हूं, आज सिर्फ एक चीज मांग रही हूं कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, बस उस दिन ये बोल देना कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया। एक मैसेज कर देना,
उससे ही दिल खुश हो जाएगा। और जो तुम्हें आज कह रहे हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही फिर तुम्हें कल कहेंगे कि हमें तो पता था कि तुम कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर, आगे हम बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि महमूद गजनबी की मृत्यु कब हो गई, 1030 में। और महमूद गजनबी की मृत्यु होने के बाद में जो गजनी साम्राज्य था ना बच्चे, गजनी साम्राज्य कमजोर हो गया। और जो कमजोर हुआ तो इस गौर साम्राज्य में कुछ लोग उभरने लगे। ठीक है, सब लोग यहां पे क्या करने लगे, उभरने लगे। तो आप देखोगे यहां पर कि जो आपके अलाउद्दीन हुसैन गजनी पर आक्रमण करता है, कब, 1155 में। और ये अलाउद्दीन हुसैन कौन है, इसी गौर प्रदेश से संबंधित है। तो अलाउद्दीन हुसैन वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले गजनी पर आक्रमण किया। बेटा अभी बात करूंगी मैं आपसे, और मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करूंगी। अगर आप में से जो बच्चे जाना चाहेंगे चले जाएंगे, लेकिन आज मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी और आपकी बातों को सुनकर उनका रिस्पॉन्स भी करूंगी। लेकिन अभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका जो एक एक मिनट है ना, मुझे लगता है बहुत कीमती है। तो क्लास के बाद, क्लास टाइमिंग के बाद हम इन बातों को करेंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन हुसैन गजनी पर आक्रमण करने वाला आपका शासक है, और इसने गजनी को पूरी तरीके से जलाकर नष्ट कर दिया और उसे लूट लिया। ध्यान रखना, इसने केवल जलाया है और वहां पर लूट की है। और लूटने का उद्देश्य क्या होता था, अपने साम्राज्य को मजबूत करना। लेकिन इसने इसे अपने कब्जे में नहीं किया, इसने अभी इस पर पूरा कंट्रोल नहीं किया। इसने केवल क्या किया, इसने केवल और केवल मैम अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण करके उसे जलाकर नष्ट कर दिया। जैसे मैं आपसे कहूं कि हनुमान जी गए थे और उन्होंने श्रीलंका को जला दिया था, या लंका को जला दिया था, श्रीलंका तो नहीं कहेंगे, लंका को जला दिया था। तो लंका जलने से ऐसा तो हुआ नहीं था कि लंका पर उनका अधिकार हो गया था। पूरी तरीके से उसको किसने खत्म किया था, रावण को। तो आप कहोगे भगवान राम ने किया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। नष्ट कर दिया और लूटा, इतनी बात आपको समझ में आई। लेकिन कब्जा नहीं किया। कब्जा कौन करेगा, मोहम्मद गौरी करेगा। गजनी बेटा एक साम्राज्य का मतलब, गजनी गौड़ प्रदेश, जैसे आपका गजनी वंश था, जैसे गौड़ प्रदेश है, तो गजनी एक साम्राज्य का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। और आगे सुनिए प्यारे बच्चे क्या लिखा है। इसके बाद इसका मतलब, ये अब आपका इसने आक्रमण किया, यही इसका काम था। और जब ये हट गया, मतलब ये मर गया, तो इसके बाद इसका चचेरा भाई, मतलब जो इसका कजन ब्रदर है, गयासुद्दीन गौर शासक बना। कौन बना, गयासुद्दीन गौर। और ये जो गयासुद्दीन गौर है ना बेटा, इसी का छोटा भाई है मोहम्मद गौरी। तो अब यहां पर कौन आ गया, अब यहां पर कौन आ गया बेटा, तो आप कहोगे यहां पर अब गयासुद्दीन गौर आ गया। किस, कहां पर, गौर साम्राज्य में। किसके बाद, अलाउद्दीन हुसैन गजनी, अलाउद्दीन हुसैन के बाद। ये कजन ब्रदर था, और अलाउद्दीन हुसैन जब हट गया तो उसके बाद में गयासुद्दीन गौर आया। और गयासुद्दीन गौर का जो आपका भाई है वो कौन है, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी इसका भाई है। और बता दूं, मोहम्मद गौरी जो है वो भी काफी शक्तिशाली शासक है। लेकिन वो देखो, जहां अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका, मैंने आपको बताया था कि जो महमूद गजनबी है वो अपने भाई की हत्या करके कहां बैठा था, गद्दी पर बैठा था, अपने छोटे भाई की। अब यहां देखो भाइयों में कितना प्यार है। गयासुद्दीन गौर जो है उसका छोटा भाई, मैं यहां पे आपको बता रही हूं, मोहम्मद गौरी है। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, गजनी को जीत लिया था। गजनी को जीत लिया था उसने 1173 में ही। लेकिन उसके बाद भी उसने हमेशा अपने बड़े भाई के अधीन रहकर काम किया, मतलब एक कमांडर की तरह काम किया। जैसे एक राजा का सेनापति जो होता है वो उसके लिए काम करता है, बिल्कुल मोहम्मद गौरी ने जब तक गयासुद्दीन गौर था उसके अधीन रहकर काम किया। कभी उसके खिलाफ कोई भी यहाँ पे ना प्लानिंग की ना प्लॉटिंग की। तो एक आपने देखा था महमूद गजनबी को, और एक आप देख रहे हो मोहम्मद गौरी को, दोनों में कितना अंतर है। तो जब गयासुद्दीन गौर शासक बना तो उसके अधीन कौन काम कर रहा था, मैं मोहम्मद गौरी। कौन था मोहम्मद गौरी, इसका छोटा भाई। लेकिन 1202 में गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। और गयासुद्दीन शासक कब बना था, तो ये 1163 में बना था और 1202 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और जब तक ये जिंदा था तब तक मोहम्मद गौरी ने इसके अधीन ही रहकर काम किया था। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। गयासुद्दीन के बाद उसका छोटा भाई मोहम्मद गौरी, जिसने 1173 में गजनी को जीता था, उसका शासक बना था। कब बना लेकिन शासक, जब मैम उसके भाई की मृत्यु हो गई। गजनी को इसने इसके भाई के जिंदा रहते हुए ही जो है जीत लिया था, लेकिन कभी भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया।
समझा। तो अब मोहम्मद गौरी का शासन शुरू हुआ। अब बेटा देखिएगा मोहम्मद गौरी आ गया। तो मोहम्मद गौरी जब आ रहा है भारत में तो इसके आक्रमण के क्या उद्देश्य हैं, ये भारत में क्या करना चाहता है? तो बेटा जी मोहम्मद गौरी के आक्रमण के जो उद्देश्य हैं देखिएगा, पहला उसका उद्देश्य है कि वो यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर, अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। उसके बाद दूसरा, उसने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। इस्लाम को भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए भी उसका क्या था? तो आप कहोगे मैम यहां पर कि इसका इस्लाम का जो प्रचार प्रसार है वो तो पहले से ही मैम उद्देश्य रख दिया गया था, खलीफा ने पहले ही आदेश दे दिए थे। ठीक है, धन की प्राप्ति भी हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि धन की प्राप्ति करना भी इनका उद्देश्य है। और बेटा इसके अलावा, धन की प्राप्ति के अलावा, बड़े भाई गयासुद्दीन से समझौता हुआ कि साम्राज्य विस्तार पूरब की ओर करना है। और पूरब की ओर क्या पड़ता है? पूरब की ओर पड़ता है भारत। तो इसने अपने भाई को ये प्रॉमिस किया था, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि भैया हमें अपने साम्राज्य को कहां लेकर जाना है? पूरब की तरफ लेकर जाना है। और इसी उद्देश्य से ये भारत में प्रवेश करेगा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो यहां पे देखिएगा प्यारे बच्चे, जब ये इसी उद्देश्य से भारत में प्रवेश करेगा तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये भारत में कहां से आया था? तो मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे से भारत में आया था। ठीक है, तो आप कहोगे कहां से आया था? तो मैम ये गौर प्रदेश से आया था। किस दर्रे से आया था? तो आप कहोगे कि मैम गोमल दर्रे से भारत में आया। और भारत में आने के बाद प्यारे बच्चे देखिए इसने क्या किया, इसने अपना फर्स्ट अटैक किया 1175 में। और ये अटैक किया इसने मुल्तान पर। और जिस समय इसने मुल्तान पर अटैक किया था, यहां पर आपका करमाथी मुसलमान शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? आप कहोगे कि करमाथी मुसलमान यहां पर शासन कर रहे थे जिस समय पर मैम इसने यहां पर आक्रमण किया मुल्तान पर। और मुल्तान पर जो इसका पहला आक्रमण था वो सफल हुआ। और देखो मैं आपको कितनी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि अब ये क्या किया, इसने मुल्तान को जीत लिया, मुल्तान तक आ गया ये। और कहां से घुसा था? गोमल दर्रे से भारत में घुसा था। और जब इसने एंट्री करी और इसका पहला आक्रमण सफल हुआ तो इसे अब कहां जाना था? और आगे की तरफ बढ़ना था। और जब आगे की तरफ इसको बढ़ना था तो इसने कौन सा रास्ता चुना? गुजरात वाला। अब यहीं पे नायिका देवी आएंगी और नायिका देवी इसकी ऐसी बैंड बजाएंगी। अब देखो यहाँ पे मोहम्मद गौरी कह रहा है मुझे आगे की तरफ विस्तार करना है। लोग बोलते हैं हाँ कर सकते हैं ना, गुजरात से होते हुए निकलते हैं। तो आपको बता दूं कि जब उस सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनबी के द्वारा, तो उस समय भीम प्रथम शासक था। और अब यहाँ पे जो शासक है वो भीम सेकंड है। और भीम सेकंड एक बच्चा है और उसकी जगह पे उसकी जो माता है नायिका देवी वो शासन को संभाल रही है। तो ये सोचेगा अरे वहां पे तो बच्चा शासक है और विधवा मेरा क्या कर लेगी, कमजोर सी महिला होगी, वहीं से निकलते हैं। लेकिन जिसे इसने कमजोर महिला समझा था उसने ऐसी तलवार चलाई कि कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के गलत जगह पर तलवार लग गई थी और इसे नपुंसक बना दिया था। और इसने कभी भी उसके बाद गुजरात की तरफ पलट कर नहीं देखा। इसने आगे जब अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की तो दोबारा कभी भी ये गुजरात की तरफ नहीं गया डर के मारे। इसने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया। लोगों ने कहा भी ना कि इधर से ही चलते हैं, कि नहीं उधर नहीं जाऊंगा। और आपको बता दूं ये मरुस्थल वाले रास्तों से होकर गया, लेकिन इसने गुजरात का दोबारा रास्ता नहीं देखा। इतनी हालत खराब कर दी थी नायिका देवी ने इसकी। और इतिहास में बहुत कम लोग नायिका देवी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या लिखा है। दूसरा अटैक इसने कहां किया था? पाटन गुजरात में किया था, जो कि असफल हो गया था, मतलब फेल हो गया था। और गुजरात में इस समय पर जो वंश था वो कौन सा? तो भीम प्रथम चालुक्य वंश का था। तो ये भी चालुक्य वंश ही चल रहा है यहाँ पर। चालुक्य वंश का हो या सोलंकी वंश का हो, एक ही बात है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हंसी आ रही है? सोच के देखो नायिका देवी ने कितनी हालत खराब कर दी इसकी। अब यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे रानी नायिका देवी है, बेटा है उनका भीम सेकंड, जिसे मूलराज सेकंड के नाम से भी इतिहास में जानते हैं। मूलराज सेकंड भी इसको कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में, नायिका देवी और मोहम्मद गौरी के बीच में कायदरा का युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी वर्सेस नायिका देवी, जिसमें नायिका देवी की जीत और मोहम्मद गौरी की हार होती है। और ये इसकी भारत में पहली हार थी। तो नायिका देवी ने इसकी हालत खराब कर दी और ये दोबारा बेटा कभी भी गुजरात की तरफ इसने मुड़कर ही नहीं देखा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये दूसरा आक्रमण था। ठीक है, दूसरा आक्रमण कहां पर किया? पाटन गुजरात में। इसने सोचा कि भैया भीम प्रथम जो है एक कमजोर शासक था, तभी तो महमूद गजनबी ने इसको लूट लिया था। मैं भी चलता हूं, अब तो शासक भी नहीं, अब तो बच्चा और उसकी माता शासन कर रहे हैं। लेकिन इसे पता नहीं था कि नायिका देवी कितनी ताकतवर है। अब मैं आपको एक और चीज यही बता दूं कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये जो मोहम्मद गौरी है इसके गुलाम थे और उसमें एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इसका दामाद भी होगा। आप कहोगे इसका तो बच्चा ही नहीं, इसे तो नपुंसक बना दिया। तो हो सकता है कि बच्चा पहले हो गया हो, इस युद्ध से पहले इसकी शादी हो गई हो, बच्ची हो गई हो, है ना? ऐसा तो है नहीं कि नपुंसक। तो ये आपका 1100 इसमें जब यहाँ पे अटैक करने आया है पाटन गुजरात में, तो इसने कब अटैक किया था? यहाँ पर मैंने डेट नहीं मेंशन किया क्या? 1178 में। तो सेकंड इसका जो अटैक है वो कहां पर है? पाटन गुजरात के अंदर है। और बेटा जी ये आपका यहाँ पर अटैक इसने किया है। और आपको बता दूं कि ये जो अटैक हुआ इसका, इस अटैक में आपको बता दूं सच हो गया था मैम इसके साथ। बेटा ऐसा कहा जाता है ऐसा कहा जाता है। सुन लो, अब तुम वहीं पे अटक जाओगे। मरा नहीं था, जिंदा था। मरा नहीं था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे सुनो। अब यहाँ पे इसने ये वाला आक्रमण किया। तो मोहम्मद गौरी के बारे में अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
बेटा इसे कायद्रा का युद्ध मैंने पढ़ा है कि कायद्रा का युद्ध यहाँ पर इन दोनों के बीच में हुआ था, ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कायद्रा का युद्ध। अब देखो इसकी आगे की बातें मैं आपको थोड़ी सी लिखकर बताती हूँ। यहाँ पे देखो, अब आगे मैं अगर आपसे बात करती हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और लिखना कि ये जो कायद्रा का युद्ध हुआ था, इसमें नायिका देवी का सहयोग किसने किया था? इसमें नायिका देवी का सहयोग, भाई इनको यहाँ पर कॉपरेट भी किया था, तो वो सहयोग कहां से मिला था इनको? वो सहयोग किसने किया था? तो लिखिएगा चाहमान वंश ने। चाहमान वंश ने इनको क्या किया था? सहयोग। अब यहां पे जब ये आया है आक्रमण के लिए तो जरा लिखिएगा कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत में शासन, जैसे हमने महमूद गजनबी का लिखा था, ऐसे ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसके आक्रमण के समय कौन कौन शासक था। देखो कन्नौज पर बेटा जी गहड़वाल वंश था, गहड़वाल वंश। उसके बाद लिखिएगा बुंदेलखंड, लिख लीजिएगा बुंदेलखंड चंदेल शासक। लिखते चले जाना साथ साथ, फिर बोलो कि लिखने का समय दो, इसे साइड में लिख रही हूं। कलचुरी, यहां पर चेदी वंश था, चेदी वंश था। नेक्स्ट लिखिएगा बंगाल, बंगाल पर बेटा पाल वंश, और फिर उसके बाद में इसी के समय आ गया था सेन वंश। फिर लिखिएगा यहां पर दिल्ली और अजमेर, यही तो इसके समय की दिल्ली और अजमेर की सबसे बड़ी कहानी है, जहां पर है बेटा जी चौहान वंश। कौन कौन से आपके वंश यहां पर? एक मिनट, चौहान वंश। और एक लास्ट लिखिएगा गुजरात, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, गुजरात चालुक्य वंश। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहां पे ये इसने आपका किया, उसके बाद में लिखिएगा कि इसने और कहां कहां पर, ये ऊपर नहीं जाएगी बेटा स्लाइड, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड करती हूं। अब यहां पे इसके बाद इसने कहां कहां पर किया, जैसे प्यारे बच्चे पंजाब में पहुंच गए, तो पंजाब पर इसने मलिक खुसरव के विरुद्ध आक्रमण किया, मलिक खुसरव के विरुद्ध आक्रमण, इसने पंजाब को भी जीत लिया। उसके बाद बेटा जी ये पहुंचा 1179 में आपका कश्मीर, पेशावर और सिंध को जीत लिया। अब देखो यहां पे ये बढ़ता जा रहा है लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा, सब शांति से बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, और बेटा जी उसके बाद लिखिएगा 1186 लाहौर जिला इसने जीत लिया। और अब यहां पे जो अगली जीत होगी यही युद्ध का कारण बनेगी। देखिएगा अब ये कहां पहुंच गया, 1188 में बठिंडा अभियान किया इसने, बठिंडा अभियान, और यहां पे इसने तबर हिंद को जीता था, तबर हिंद को जीता। और इसकी यही जीत किसका कारण बनेगी? इसकी यही जीत तराइन के प्रथम युद्ध का कारण बनी, क्योंकि यह लगातार आगे बढ़ रहा है, और लगातार आगे बढ़ रहा है। तो यहां पे एक शासक है पृथ्वीराज चौहान जी, आपने नाम सुना होगा, जिन्हें हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से उन्हें आप जानते हैं इतिहास में, तो उन्होंने देखा कि भैया ये तो बठिंडा तक पहुंच गया, तबर हिंद भी इसने जीत लिया, अब इसका अगला टारगेट दिल्ली अजमेर ये सब होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान जी जो है वो उस समय पर शासन कर रहे हैं। बेटा 1188 ही होगा आपका ये बठिंडा तबर हिंद, एक बार आप चेक करो इसको अगर आपको डाउट हो रहा है तो। अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक बार आप इसको चेक कर लो बेटा, मेरे अकॉर्डिंग तो 1188 ही है, बाकी आप चेक कर लो इसको। ठीक है, अब यहां पे जब तराइन का प्रथम युद्ध इसका कारण बना, तो क्यों बना? क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय को यह बात समझ आ गई थी कि कुछ भी हो सकता है, अब यह व्यक्ति कहीं भी क्या कर सकता है, ये आपका आगे भी बढ़ेगा। और ये दिल्ली और अजमेर पर, तो पृथ्वीराज चौहान जी ये कहते हैं कि जब उन्होंने इस स्थिति को देखा तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने मोहम्मद गौरी को चैलेंज नहीं किया, बल्कि इस मोहम्मद गौरी ने डायरेक्टली, मोहम्मद गौरी पर पृथ्वीराज चौहान जी ने डायरेक्टली जाकर अटैक कर दिया। अब एक बार बताओ, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है, अब ये दोनों आपस में दुश्मन है, अब बी अचानक से ए पे अटैक करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, या बी इसको चैलेंज करेगा कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा तो ज्यादा नुकसान होगा? 1186 है, 1188 में इसको चेक कर लूंगी डेट को, आप इसको यहां छोड़ दीजिए अभी।
मैं इसको खुद से चेक करूंगी बेटा। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पर, तो ए और बी के बीच क्या है? दुश्मनी है। तो आप कहोगे कि मैम ए और बी के बीच जब दुश्मनी है तो बी ने उसको वार्न नहीं किया, बी ने जाकर सीधा उस पर अटैक कर दिया। बी ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो पृथ्वीराज चौहान जी ने जो अटैक किया, तो आपको मैं बता दूं ये कब किया, तो आप कहोगे कि मैम यहां पर हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो हुआ है 1191 में। पहला तराइन आपका हुआ है 1191 में हुआ है। और 1191 में जब ये युद्ध हुआ, बेटा मैंने इसकी डेट तो भैया लिखी है, वो बठिंडा को जीतने की डेट है, तराइन के युद्ध की डेट नहीं है। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है, तो आप कहोगे कि ये युद्ध होता है मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज चौहान जी, जिन्हें आप पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, इसमें मोहम्मद गौरी की हार और पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी ने मौका ही नहीं दिया मोहम्मद गौरी को तैयारी का और सीधा जाकर अटैक कर दिया। सीधा जाकर बेटा क्या कर दिया, तो पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी पर यहां पे क्या कर दिया, आप कहोगे कि मैम अटैक कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा जी जो आपके इनके बीच में युद्ध हुआ, ये हुआ था आपका फर्स्ट वाला 1191 में, जिसका रिजल्ट था मोहम्मद गौरी की हार और पृथ्वीराज चौहान जी की जीत। ठीक है, और बेटा जी इनको आपका पृथ्वीराज चौहान जी को राय पिथौरा भी कहते हैं, राय पिथौरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब तराइन का जब पहला युद्ध हुआ तो यह कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी सोया नहीं था, 1 साल तक ना वो सोया ठीक से, ना वो ठीक से खाया। ठीक है, मतलब उसने ये ठान लिया था कि मुझे किसी भी तरीके से इस हार का बदला लेना है, इस हार का बदला लेना है। और ये कहा गया कि आपका ये बदला जो उसने लिया बिल्कुल उसी तरीके से लिया जैसे पृथ्वीराज चौहान जी ने उस पर अचानक से अटैक किया था, उसी तरीके से वो भी अचानक से अटैक करेगा और पृथ्वीराज चौहान जी को हराएगा। तो बेटा जी दूसरा युद्ध कौन सा हुआ, दूसरा युद्ध हुआ था मैम 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध। और यह भी किस किस के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जी। और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत और पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई थी। अब यहां पे ये जो युद्ध है, यहां पर अब अलग अलग आपके लेखक हैं और उन्होंने किताबों में अलग 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 बातें कही हैं। तो क्या क्या बातें कही हैं, जैसे एक इनके माने जाते हैं इनके दोस्त इनके दरबारी चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज को जो है कैदी बना लिया गया, मतलब गुलाम एक तरीके से अपने अंडर कर लिया मोहम्मद गौरी ने और उसकी हत्या करवा दी। लेकिन कुछ राइटर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान जी को छोड़ दिया था मोहम्मद गौरी ने और फिर उसके बाद में उसने अजमेर का शासन भी दिया पृथ्वीराज चौहान जी को कि तुम शासन तुम करोगे, अजमेर में करोगे लेकिन मेरे अधीन रहकर। फिर पृथ्वीराज चौहान जी ने अधीनता स्वीकार करी थी और वो जो है शासन करने लगे थे, लेकिन उन्होंने फिर गौरी के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की, उसके बाद गौरी ने उनको मरवाया। तो अलग अलग इतिहासकार यहाँ पर अलग अलग बातें कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से जो आपकी आगे की चीज होंगी, जो थ्योरीज हैं, वो मैं कल बताऊंगी और कल ही आपका दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब सुनिए, 2 से 3 बातें मुझे कहनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बात सुन के जाइए, बच्चा कहेगा कि एनसीईआरटी से दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश हटा दिया गया है, लेकिन बेटा आपके किसी भी सिलेबस में ये नहीं लिखा है कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जब तक आयोग ये चीज लिखकर नहीं देगा तब तक हमें ये चैप्टर पढ़ाने पड़ेंगे और आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर देती हूं पहले से ही, क्योंकि आप फिर कहोगे कि दिल्ली सल्तनत क्यों पढ़ा रही हो, वो तो हट गया। तो वो एनसीईआरटी से हटा है और आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ कि एनसीईआरटी बेस्ड ही हम क्वेश्चन पूछेंगे। जब आयोग इस चीज को लिख देगा तब हम भी आपको नहीं पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो कल दिल्ली सल्तनत में शुरू कर दूंगी, मोहम्मद गौरी के बारे में अब ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब आपको यहां पे अगर मुझसे कोई और बात करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका मिडाइवल हिस्ट्री जल्दी ही मैं कंप्लीट करके फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे भी मुझे जाना है, और मिडाइवल में इंपॉर्टेंट पार्टी मैं आपको पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यही विराम दे दें। चलो, हाँ अल्पा कह रही है मैम ये ऐसा टाइम है कि कोई साथ नहीं देता। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने स्ट्रगल में ज्यादातर अकेले ही चलना पड़ता है, और आपको चलना भी है। और आपको केवल चलना नहीं है, आपको उन लोगों को ये करके दिखाना है जो आपसे कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ दो या इसमें कोई फायदा नहीं है। ये सारी चीजें बिल्कुल आप इनको अपने माइंड से निकालो, केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो लोगों के तरक्की के साथ बदलते रहते हैं। जैसे ही आप तरक्की करोगे वही लोग आपसे आकर कल बोलेंगे कि मुझे तो पता था कि तुम सिलेक्शन ले लोगी या ले लोगे। तो लोगों की बातों पर मत जाओ, लोगों पर ध्यान मत दो। एक आपके यहाँ पर कहावत कही जाती है हमारे यहाँ पर कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे। 4 लोग समय समय पर अपने स्टेटमेंट बदलते रहेंगे।
तो 4 लोगों की मत सोचो, अपनी सोचो, अपने दिल की सुनो, अपनी आवाज सुनो। और पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ाई हमेशा एक व्यक्ति को अच्छा बनाती है, उसके अंदर बहुत सारे सुधार करती है, ज्ञान देती है, और ज्ञान कभी भी बर्बाद नहीं होता है। कि यही आपके पास ऐसी चीज होती है जिसको आपसे कोई नहीं बांट सकता, जिससे आपको कोई नहीं बांट सकता, ये हमेशा आपके पास रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें सोचना बंद कीजिए, हंसने दीजिए। जो आज हंस रहे हैं कल वही आपके लिए तालियां भी बजाएंगे, ये दिन भी आएगा बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और अगर आप 4 लोगों की बातें सुनोगे या उनकी बातों को दिल पर लगाओगे तो आप अपनी सिलेक्शन में अपना नुकसान करोगे, क्योंकि वो वीक कर देता है। अगर आपको उसको लेना है तो उसको मोटिवेशन की तरह लो, उसको अपने ऊपर बर्डन मत लो। ठीक है, बहुत कुछ खोना पड़ता है कि स्टूडेंट को, और ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स, लेकिन फिर भी एंड में मैं यही कहूंगी, और जितने भी टीचर्स हैं, इवन अंकित सर भी यही बोलते हैं, या नवीन सर भी यही बोलते हैं, संदीप सर भी यही बोलते हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि आप दूसरों की मत सुनो, अपनी सुनो, अपनी पढ़ाई करते रहो। और बेटा प्रैक्टिस सेट को इतना लगा दो, इतना लगा दो कि प्रैक्टिस सेट की हालत खराब होने लगे तुमसे। इतनी प्रैक्टिस करो, ध्यान रखना, जितना पढ़ना और रिवीजन जरूरी है उतना ही प्रैक्टिस सेट भी जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आएगा, और क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं ये भी समझ में आएगा। आप करके तो देखो, अगर आप करके देखोगे तो देखना कितनी जल्दी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और आप क्या करते हो, जैसे कुछ प्रॉब्लम और आती है कि मेरे टेस्ट मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ेंगे? आप गलत सही देखते हो और मॉक को एक साइड रख देते हो। अरे गलत कहां से हुआ है, गलत किस चैप्टर से हुआ है, किस विषय से हुआ है, वो तो देखो। और हिस्ट्री का तुम्हारे एग्जाम में बहुत वेटेज है, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 6-7 क्वेश्चन बहुत होते हैं जी इसमें। ठीक है, बहुत होते हैं, 0.55 से सिलेक्शन रुक जाते हैं बच्चे। मैम आपका सारा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत अच्छी बात है जी। प्रशांति जी, प्रशांत कह रहे मैं भी हूं गुस्से में। मैम आपका सेट लें या नवीन सर का, किसी का भी ले लो, जिसका तुम्हें समझ आए उसका लो। मैं ये नहीं कह रही आप मेरा सेट लो, या मैं ये नहीं कह रही कि नवीन सर का सेट मत लो, आप किसी का भी लो। लेकिन मैं कहूंगी कि सेट लेने के साथ साथ आप टॉपिक वाइज अपने एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करो। जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, टॉपिक वाइज कोई बुक ले लो। ठीक है, किसी का भी लगाओ आप प्रैक्टिस सेट, कोई दिक्कत नहीं है उससे, जिसका आपको समझ आए उसका लगाओ। लेकिन बेटा बस पढ़ो, रगड़ दो अपने आप को अच्छे से, और अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस बात पे मैं तुम्हें एक बात बोलती हूँ, देखो सुनो, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लाइन, और मैं आपको आज बोलती हूँ, उसी के साथ अपनी क्लास को खत्म करूंगी। बात ये बोलती हूँ कि मैं सीढ़ियों की जरूरत उनको है जिन्हें केवल छत तक जाना है। सीढ़ियों की जरूरत केवल उनको है जिन्हें केवल छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ठीक है, कामयाबी मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो अगर आप कोशिश करें बिना ही मुकद्दर को कोसने लगोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कोशिश तो करो। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है बेटा। और ये कर्म वर्म जो होते हैं ना, कर्म जब आप करते हो तो कर्म करने से ही फल मिलता है, बिना कर्म करे तो फल भी नहीं मिलता। ठीक है, तो अपनी मंजिल पर चलते रहो, अपने रास्ते बनाते रहो, और अपनी मंजिल का अपनी स्टडी टेबल के पास अपना सपना लिखो और उसको दिन रात देखो कि मुझे यहां पहुंचना है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप हमेशा खुश रहें बच्चों। ऑल द बेस्ट।